बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं परमेश्वर मालवीय आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। और इस बार का जो वीडियो है वो कैरियर के आप कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले न सिर्फ एक प्रोफेशन बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा सेवा का क्षेत्र है मेडिकल। और मेडिकल में भी डॉक्टर कहा जाता है। धरती पे अगर जो दर्जा दिया गया ना, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। तो आप अपने कैरियर में अगर आप इंटर करने के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बन के अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेवा का क्षेत्र है। और बाकी हमारे जो भाई लोग हैं वो आप लोग को बहुत अच्छे से चीज़ें बताएंगे कि आप किस तरह से इस प्रोफेशन में आ सकते हो और अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप MBBS डॉक्टर कैसे बन सकते हैं। बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं IMS BHU। IMS BHU किसी भी इंट्रो का ज़रूरी नहीं, आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है IMS BHU। और इसकी जो रैंकिंग है हमेशा एक अच्छा रैंक करते रहता है। पूरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग NIRF रैंकिंग में 3 है, जो मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि किस तरह से आप डॉक्टर बन सकते हैं और कैरियर में डॉक्टर बन के आप अपने लाइफ को जी कर दे सकते हैं। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। चलिए थोड़ा इंट्रो लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रतीश सहाय वर्मा है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर बारिक है और मैं बालेश्वर उड़ीसा से हूँ। मेरा नाम कुलदीप यादव है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। तो देखिए सभी लोग अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। बहुत विस्तृत बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी। हॉट एंड शॉर्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि काफ़ी चीज़ों को समझा जा सके। अच्छा, सभी आप लोग मतलब समझ रहे हैं, आज से 4 साल के बाद डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर बन ही चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इंटर के बाद बच्चों का एक रुझान रहता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना है, हमें MBBS करना है, BHMS का जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये बताइए कि इंटर के बाद या इंटर से ही कब से शुरुआत कर देनी चाहिए पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए तो देखिए कोई कोई बच्चा 6th से 7th में भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो हम किए हैं वो तो 10th के बाद 11th और 12th के साथ किए थे। बाकी पढ़ाई 12th से ही हम किए, 11th और 12th के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट किए थे। मतलब उसके साथ साथ हमारा इंटीग्रेटेड भी था 11th और 12th में। अच्छा। उसके बाद फिर हम 1 साल ड्रॉप लेके फिर हम तैयारी किए थे उसको। यानी इंटर से ही बच्चों को कहीं ना कहीं शुरुआत कर देनी चाहिए अगर वो अच्छे से करना चाहते हैं तो। अच्छा, पढ़ाई का जो शेड्यूल होता है जनरली बहुत से लोग कहते हैं कि ये खासकर बहुत जगह क्वेश्चन आता है कि 12 घंटा 16 घंटा, कहीं ना कहीं व्यवहारिक चीज़ें नहीं लगती हैं बात सुनने में कि 16 घंटा 18 घंटा। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं या एक शेड्यूल बना के आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ेंगे तो क्या IMS BHU जैसे संस्था को आप ले सकते हैं? हाँ, पढ़ना तो पड़ता है नीट के लिए। आप मतलब इस एग्ज़ाम इतना मतलब आसान भी नहीं है कि आप कम पढ़ के 6-7 घंटा निकाल सकते हैं। फिर उसके लिए 10-12 घंटा भी चाहिए होता है, लेकिन रोज़ कभी कभी चलता है कि 6-7 घंटा पढ़ लिए, फिर अगले दिन 10-12 घंटा पढ़ रही है, चलता रहता है। बाकी 12 घंटा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि किसको 12 घंटा ही पढ़ना है हर रोज़, ऐसे ही ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 6-7 घंटा पढ़ के भी तुम बस बाकी जब एग्ज़ाम पास है तो आवर थोड़ा ज़्यादा पढ़ा। यानी आप अगर आप एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं, आप रेगुलर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है ना चीज़ों में। अगर आप रेगुलर हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, अगर शॉर्ट में, ऐसे तो सभी बच्चे जानते हैं, अगर शॉर्ट में हम जानना चाहें कि इंट्रेंस प्रोसेस क्या है, नीट का जो इंट्रेंस प्रोसेस है वो क्या है, तो थोड़े अगर आप बच्चों को बताना चाहें। जैसे हर साल ये नीट का एक एग्ज़ाम होता है, इसमें जैसे अभी तक लास्ट ईयर तो 180 क्वेश्चन आते थे। तो वो एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता था, तो 180 गुणा 4 यानी 720 मार्क्स का पूरा पेपर होता था। तो जिससे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए जैसे लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 600 मार्क्स के आसपास, तो आप ये मान के चलिए वो डिपेंड करता है आपका कौन सा स्टेट है। तो जैसे कुछ स्टेट्स में कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, कुछ में ज़्यादा जाता है, जैसे यूपी है या बिहार है या फिर राजस्थान है या दिल्ली है, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि हाँ, अगर आपके 550 से ऊपर हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और हर साल पेपर ये मई के आसपास होता है, और लास्ट ईयर या और उससे 1 साल पहले भी ये कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, वरना ये साल में 1 बार होता है और हर साल होता है ये पेपर। अच्छा, प्रिपरेशन करने के बीच में आप सभी लोग हैं तो प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि NCERT का महत्व है। आप लोग वो बच्चे हैं जिन्होंने इसे क्रैक किया है, पहुँचे हैं, BHU में पहुँचे हैं, बहुत बड़ी बात है।
आपके हिसाब से क्या है, सच में एनसीईआरटी का वैल्यू है या हमें मार्केट की किताबें पढ़नी है, या जो जिस तरह से बहुत से कोचिंग वाले और भी जो बड़े बड़े टीचर हैं वो बताते हैं कि एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से आराम से क्रैक कर सकते हैं। कहाँ तक सत्यता है इस बात में? देखिए, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे पिछले कई सालों के पैटर्न को यदि हम देखें, पिछले कई सालों के नीट के पेपर को यदि देखें, उनके क्वेश्चंस को यदि एनालिसिस करें तो उसमें यही देखने को मिलता है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सब एनसीईआरटी से ही अपने सीधे के सीधे मतलब लाइन टू लाइन उठा करके देते हैं। तो यदि अपने को तैयारी करनी है और एक मतलब अच्छी कॉलेज लेनी है तो अपने को एनसीईआरटी तो एक अच्छे से कवर होनी चाहिए। हम जितना पढ़ते हैं उसमें अपने यदि एनसीईआरटी कवर कर लिए अच्छे से तो अपना सिलेक्शन तो पक्का है, सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यदि फिर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लेकिन उसमें भी ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना। नीट का पेपर जो आता है उसी लेवल के जो क्वेश्चन थोड़े अलग से अगर टाइम बच रहा है तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी मेन फोकस आपका एनसीईआरटी पर ही होना चाहिए। बायो लगभग पूरी एनसीईआरटी से आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए, सारा राज आज जो है धीरे धीरे खोला जा रहा है। आप चीज़ों को बने रहें, अच्छे से समझने का प्रयास करें। हूबहू क्वेश्चन की बातें कही जा रही हैं, यानी आप अगर किताबों को अच्छे से आप पढ़ रहे हैं तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, आप भी डॉक्टर बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है मिली, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा लोग इसमें बताते हैं, सेल्फ स्टडी का क्या वैल्यू, या कोचिंग करना ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग के भी आप क्रैक कर सकते हैं, या कोचिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या इसका क्या मतलब, जो घटनाएं घटित होती हैं इसमें कि किस तरह से चीज़ें हैं? कोचिंग ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी, आप स्टडी से कर सकते हैं? क्योंकि आज बहुत सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह भी है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कोविड में हमने देखा है IAS PCS मेडिकल इंजीनियरिंग सभी के रिजल्ट है। आपका अपना क्या अनुभव है? कोचिंग, देखिए कोचिंग में एक मोटो होता है कि वहाँ से हमको गाइडेंस मिल जाती है और राइट पाथ मिलता है कि मतलब किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है और किस डायरेक्शन पे जाना है। तो यही रोल होता है कोचिंग का। बाकी खुद को ही पढ़ना होता है, जो टीचर्स कोई समझा रहता है तो उससे थोड़ा आसान हो जाती है कि चीज़ें कि हाँ हमको ऐसे करना है, तो ऐसे हमको मतलब ये क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। बाकी खुद से सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग प्लेटफॉर्म हैं तो उससे भी पढ़ के बहुत सारे बच्चे निकाले हैं। तो हमारे भी दोस्त हैं जो ऑनलाइन से पढ़ के आए हैं यहाँ पर भी, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑफलाइन मतलब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना ही है। तो बाकी ऐसे आप सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है, उसके ज़्यादातर टाइप सेल्फ स्टडी पे दो, और कोचिंग से कहीं ऑनलाइन पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं उससे। यानी देखिए, कहीं ना कहीं ये बातें हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। अगर आप चीज़ों को रेगुलर पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं तो आप भी आराम से डॉक्टर बन सकते हैं, जीवन में अपनी लाइफ को एक अच्छा कैरियर दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं, उनका ड्रीम भी होता है कि हमें BHU में, खासकर क्योंकि बहुत ही रिस्पेक्टेड संस्था है और लगभग मेडिकल के हर फील्ड की पढ़ाई यहाँ पे होती है। अन्य मेडिकल जगहों पे जल्दी ऐसा नहीं देखा जाता है कि आयुर्वेद, होम्योपैथिक और अंग्रेजी तीनों की एक ही जगह पढ़ाई हो, लेकिन यहाँ पर है, नर्सिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो BHU को अगर खास लेके हम लोग चले तो BHU का क्या माहौल है यहाँ? सर BHU में यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। यहाँ पे सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हमारे साथ भी हमारे सहपाठी वगैरह रहते हैं। यहाँ पे MBBS के भी हैं, BDS के भी हैं, BMS के भी हमारे सेम हॉस्टल में ही रहते हैं। तो काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। सीनियर का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल, सीनियर का सपोर्ट तो हर वक्त मिलता है। हमें एग्ज़ाम से पहले मार्किंग्स मिलती हैं, या फिर जैसे कभी भी कोई रात में बीमार पड़ता है तो हमेशा हम रात को 4 बजे 3 बजे जब मन करता है हम कॉल कर सकते हैं सीनियर को। वो अपना सब बाइक वाइक सब लेकर आते हैं, तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पूरा रात भर ध्यान रखते हैं हमारा। तो सीनियर्स का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहा है। तो ऐसा BHU की भी एक खासियत है, ये सीनियर और जूनियर का जो माहौल है ये हमेशा ये स्टार्टिंग से ये फ्रेंडली रहा है। और पुराना इंस्टीट्यूट है, 60 साल 100 साल से पुराना इंस्टीट्यूट है, तो फिर ये शुरुआत से चली हुई आ रही परंपरा, तो फिर इसकी वजह से आज भी वैसे ही चल रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो सीनियर और जूनियर का जो माहौल है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ यहाँ का, मैंने भी अपनी पढ़ाई की है, तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहता है। और जैसा कि मेडिकल डिपार्टमेंट भी लोग बता रहे हैं, बहुत जगह कुछ रैगिंग की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ जनरली ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप पढ़ाई करें, बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। आप सभी हॉस्टल में ही रहते हैं। हॉस्टल का क्या माहौल रहता है और मेस वगैरह की जो सुविधा है वो कैसी है यहाँ पे? हॉस्टल का माहौल तो देखिए बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी कुछ दिक्कत हो किसी को तो सारे दोस्त आते हैं, उसको हेल्प करते हैं। बाकी मेस वगैरह यहाँ पर मेस चलता है, उसका रूटीन फिक्स्ड है। सारे BHU में एक ही दिन में एक ही खाना बनता है, मतलब जितना भी मेस है एक ही खाना बनता है, फिक्स्ड है कि यही बनेगा। सुबह का नाश्ता ये बनेगा, दोपहर को ये बनेगा, शाम को ये बनेगा। फूड हाइजेनिक रहता है? फूड हाइजेनिक ठीक, मतलब अच्छा रहता है फूड। बाकी मेस वगैरह सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मेस में।
देखिए तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा हर तरह का सुविधा है। आप मेहनत करें, आप भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से स्टडी करें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, बहुत से लोग होते हैं कि सरकारी नौकरी हमें करना है इसलिए लोग मेडिकल में भी आना चाहते हैं, बहुत लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। आप लोग का अपना अगर निजी पूछा जाए तो आप लोग का क्या इरादा है भाई, अपना प्रैक्टिस करना है या सरकारी में जाना चाहते हैं? पहले तो सरकारी में कुछ दिन बिताना है, उसके बाद खुद का प्रैक्टिस ही करना है ना, क्योंकि कहीं कहीं देखिए ये जनरली क्या होता है, एक सेवा का क्षेत्र होता है और पैसा कमाने के और भी बहुत से जरिए हैं, बिजनेस है, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मेडिकल को खास तौर पे कहा जाता है कि एक खास तौर पे एक सेवा का क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा, अगर स्टडी में और हम लोग आगे की बात करें, 4 साल का लगभग पीरियड होता है और इंटर्नशिप वगैरह होती है, उसके बाद लोग यहाँ से डॉक्टर बन के निकलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन लिए हो, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, जो बच्चे आने वाले हैं, जो मेडिकल की तैयारी करने वाले हैं, वो अपना अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मेडिकल के लिए, अगर चाहें कि मैं भी डॉक्टर बनूं, तो किस तरह से वो तैयारी शुरू कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो इस साल पेपर देने वाले हैं, 17 जुलाई को अपना नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए यदि मैं बोलूँ तो बस अब तो वो जो टाइम बच गया उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, अपना कॉन्फिडेंस को इस टाइम गिराना नहीं है। चाहे कैसी भी आपने तैयारी की हो, कोई चैप्टर हो जो अपना छूट गया हो या फिर अपने को समझ में नहीं आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कवर हो चुका अब तक उसी को अपन रिवाइज़ कर सकते हैं। अब कोई नया चैप्टर या फिर कोई नई चीज़ करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो जो अब तक कवर है उसी को अच्छे से करें और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और कॉन्फिडेंस यदि बनाए रखेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे, आपका पेपर अच्छा होगा और आपको मतलब आप बढ़िया नंबर प्राप्त करेंगे और आपके मनपसंद कॉलेज में आप एडमिशन ले सकेंगे। यानी देखिए, कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, अच्छे स्टडी करनी है, हाइजीनिक फूड लेना है, अच्छा से प्रॉपर सोना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर प्रिपरेशन करें और बहुत नज़दीक है एग्ज़ाम, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के लिए ही, जहाँ तक सभी लोग भैया लोग जो हैं आपके सीनियर्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप रिवीजन करें, नई चीज़ों को जहाँ तक वो स्किप करने का कोशिश करें, क्योंकि अब उतना समय हमारे पास है नहीं। अच्छा, अगर एक नॉर्मल शेड्यूल पर हम चर्चा करें कि जो अब तो काफ़ी कम समय रह गया है, तो किस तरह से बच्चों को स्टडी अभी करनी चाहिए? बच्चों को देखिए, अभी तो ये जो बोले, जो मेरा दोस्त है तो वो बोला कि मतलब अभी जो पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज करिए। जैसे कोई चीज़ तुम्हारा मान लो कोई छोटा चैप्टर छूटा हुआ है, जैसे कि फिजिक्स में क्या होता है ना, जो छोटा चैप्टर होता है जो यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं अभी, तो उसको आपको स्किप नहीं करना है, उससे आपको प्रैक्टिस करिए, उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं उससे, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें आप एक तो पहले आप देख लीजिए कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आते हैं, अभी यही देखना है कि किस में ज़्यादा हमको हमारा रिवाइज मतलब इनपुट ज़्यादा देना है किसमें, तो फिर उसके बाद फिर उसी चैप्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बाकी मॉक टेस्ट देते रहिए। बाकी जब एग्ज़ाम का दिन आता रहेगा तो सबको डर ही तो लगता है ऐसे एग्ज़ाम से, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं गिराना है, बस एग्ज़ाम का अभी मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, बस रिवीजन करते रहना है और जो चीज़ आप पढ़े हुए हैं उसके ऊपर ज़्यादा पकड़ लाना है, बस ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बस इससे आपका एग्ज़ाम सही जाएगा। तो देखिए, जो गूढ़ रहस्य हैं, जो गूढ़ बातें हैं, इन्होंने अभी बताई है, और अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलोअप करेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। आप जाएं, वहाँ पे पढ़ें और वहाँ से निकलें और देश का ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करें। ये हम पूछते हैं, हमारे एक और भाई जुड़े हैं, ये भी कुछ बताना चाह रहे हैं कि आखिर और क्या क्या चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं एग्जामिनेशन पैटर्न्स को लेके बच्चे, और क्या ऐसा प्रिपरेशन करें जिनसे चीज़ें और अच्छी हो सकें। देखिए, अभी तो सब हमने बातें कर ली भाई कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। अंत में बस यही है कि आपको कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, आराम से तैयारी करें, जो जितना तैयारी की है उसमें विश्वास रखें कि अपना पेपर हो जाएगा। रोज़ाना मैं यही कहना चाहूँगा कि सुबह शाम थोड़ी शांति से बैठें 5-10 मिनट और बस मन ही मन यही सोचें कि मेरा पेपर अच्छा हो गया है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ आने वाले 17 जुलाई के नीट के पेपर के लिए। तो देखिए, बहुत शुभकामनाएं और बहुत सा प्यार आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं आप सभी जीवन में अपने सफल हों, और इन्हीं सफलताओं की दुआओं के साथ मैं भी चाहता हूं कि मेरे वीडियो और मेरे सब्सक्राइबर और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी बच्चे अपने कैरियर में सफल हों। इसी दुआ के साथ मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ। मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।